आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ी बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर नाते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर नाते हैं। उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी।
और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं और आप अपना काम। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया है, हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जहां भी धर्मों के बीच बीजेपी धर्मों के बीच दरार पैदा कर रही है और उन्होंने कई आरोप लगाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा सच तो यह है कि अगर कोई धर्मों के बीच दरार पैदा कर रहा है तो वह है बीजेपी। जाति धर्म के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना बीजेपी का बहुत सुनियोजित कार्यक्रम है और वे इस पर पैसा खर्च करते हैं। जो कुछ भी किया गया है, कहा गया है, वह बीजेपी की सोच है। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर। सोचिए 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। मैनपुरी और आसपास का क्षेत्र है और जहां जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वक्फ बिल पर जो भावना से, जिस जन भावना से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हमें उम्मीद है भारत सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए सदन में, क्योंकि बहुमत है उनका, बहुमत 500 कर लिया, लेकिन लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, देश के तमाम संगठन और सभी दल और व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों ने कोर्ट में ले जाकर के अपनी बात रखने का काम शुरू किया। जहां तक चुनाव है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं, किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है, और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। अगर सरकार चाहती तो इस समय गेहूं की कीमत सरकार चाहती तो और ज्यादा अच्छी मिलती किसान को। अंततः आड़तियों के माध्यम से बड़े बड़े सेठों पर ये गेहूं जा रहा है और वही सेठ आम जनता को बिस्किट के माध्यम से, पैकेज आटा के माध्यम से, केक के माध्यम से
आपको हमको महंगा। बिहार की ओर जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और लगातार सरकार को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी बताए कि सरकारी पैसे से ये अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नहीं, क्या ब्लॉक लेवल से लेकर मंत्रियों तक भ्रष्टाचार है कि नहीं, इसका जवाब दें। आपकी एजेंसी क्या कर रही है, विफलता आपकी है। हमने जो सवाल पूछा है उसका कोई जवाब है इनके पास? बताए सरकारी पैसे से ये अपने पार्टी का प्रचार कर रहे कि नहीं कर रहे? क्या भ्रष्टाचार ब्लॉक लेवल से लेकर थाना लेवल से लेकर के मंत्री तक है कि नहीं है, इसका जवाब दें। आप हम ही को कटघरे में डाल रहे हैं तो आपका मुंह है, आप डालते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए। आपकी एजेंसी क्या कर रही है फिर? तो फेलियर तो आपकी है। लेकिन जो प्रमाणित है, कहीं भी रेड पड़ता है किसी ऋण का तो करोड़ों रुपए आते हैं, तो कौन देता है? वो कहाँ से आते हैं? पेड़ में तो नहीं निकलता है कि नोच लेता है, वो आता कहाँ से है? और जब सीबीआई या ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपकी बिहार पुलिस या बिहार अपराध इकाई शाखा, आर्थिक अपराध वाली जो शाखा है, वो क्यों नहीं एफआईआर कर रही है? वो क्या कार्रवाई कर रही है? ये तो सवाल है मेरा। तो इसमें मिर्ची क्यों लगती है इन लोगों को? तेजस्वी को क्यों गाली देते हो? अरे भाई, सिस्टम में गड़बड़ी है। आप कहीं थाना ब्लॉक चले जाइए, सीओ साहब का अलग बना हुआ है, बीडीओ साहब का अलग बना हुआ है, फलना ब्लॉक में अलग है। कोई कुछ बनाना हो, राशन लेना हो, कुछ लेना हो, या मंत्रालय जाना हो, या ठेका लेना है, अगर ग्लोबल टेंडरिंग हो रही है, तो बिहार के ठेकेदार कहाँ जाएंगे? पहला सवाल। और ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल है। बाहर के लोगों को, बाहरी को लाओगे, उससे कमीशन लोगे और उनको काम दोगे, और वो बिन पुल होगा तो पुलिया नहीं, अप्रोच पथ होगा तो पुल नहीं, पुल होगा तो अप्रोच पथ नहीं। जैसा 5000 पुल पुलिया है, इसका दोषी कौन? परवीन खंडेलवाल ने कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल नाक के नीचे मुर्शिदाबाद से में जो हुआ वो बहुत अफसोसजनक है, उन्होंने कहा, परवीन खंडेलवाल ने, बीजेपी सांसद। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की चुप्पी साफ दिखती है और ये दिखाती है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों को डर है कि राज्यपाल वहाँ गए थे, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया। आज वहाँ के लोग, मुर्शिदाबाद के लोग डरे हुए हैं। हिंदू वर्ग के लिए काफ़ी असुरक्षा है। सवाल ये उठता है कि बंगाल में रहने वाले हिंदू की सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी बंगाल की जनता से ये वायदा करेगी? इस पलायन को देखें तो ये ममता बनर्जी की प्रशासनिक क्षमता पर बड़े सवाल जरूर खड़े करेगा। बंगाल में क्या कुछ हो रहा है उसे बंगाल की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं न कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहां पर गए, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है और वहां पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन? सांसद असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर पलटवार उन्होंने किया और उन्होंने इसी को लेकर कहा कि बीजेपी ट्यूबलाइट है और आप लोग, उन्होंने कहा निशिकांत दुबे पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग
ट्यूबलाइट है, बीजेपी की ट्यूबलाइट है, इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 142 जो संविधान में अनुच्छेद 142 क्या है? इसे BR अम्बेडकर ने बनाया था। बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही। तो गए अवाम में भी जा रहे नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को। दिनेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है और कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ये कहते हुए ये कहे कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है निशिकांत जी का, एक विद्वत पुरुष हैं वो, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। जनमानस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस हिंसा मामले को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है और कई लोग मुर्शिदाबाद भी पहुंच रहे हैं
और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया हटकर ने कहा कि हमें महिलाएं और परिवार के साथ खड़ा रहना है, मुर्शिदाबाद के महिलाओं और परिवार के साथ। देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार को, उनके पश्चिम बंगाल की सरकार को उनके विस्थापित लोगों को रहने खाने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि हम सबके साथ बात कर रहे हैं, उनको दोबारा से खड़ा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मैं सभी से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से वहां हुआ है वो निश्चित तौर पे अफसोसजनक है, और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा खड़ा करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी, और जिस तरह से स्थिति है उसमें उत्तर प्रदेश और मणिपुर में क्या है, इस तरह की बातें उन्होंने कही कि मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप स्थिति को देखिए और एक बार मुर्शिदाबाद के हालत देखकर ज़रूर आइए। इस विषय पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, हमें इसमें दर्द में जो महिलाएं और परिवार हैं उनके साथ खड़ा रहना है, लोगों को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 दिन जाना हुआ। हर लगभग घर पे हम जाकर वहाँ की स्थिति देख के आए, लोगों को भी मिल के आए, परिवारों को भी मिले। बहुत हिंसा हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा डर का वातावरण है। जिस तरीके से मारा पीटा गया है वो असहनीय है, और किसी को नहीं छोड़ा। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी को साथ हिंसा हुई है। और उस मोमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे जब वहाँ की महिलाएं आपको हक कर लिया, तो उन्होंने अपनी ऑर्डियल को आपसे नरेट कर रही थी, किस तरह मुश्किल था उनको कंट्रोल करना उसे? वो महिला बहुत तकलीफ में थी। देखिए, जो उनके ऊपर गुजरी है उस जगह पे हमने खुद को खड़े करके देखना चाहिए कि जो उनके ऊपर वो जो सह रही है ये वो डिजर्व नहीं करती। वो हमारी प्रदेश की अपनी बहनें हैं। अगर हम उस जगह पे खुद को खड़ा करके देखते हैं तभी हम उसका दर्द महसूस कर पाएंगे। एक न्यूली बॉर्न बेबी के साथ महिलाओं को डिस्प्लेस होना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ये देखना कितना पेनफुल रहा आप लोगों को? एक नहीं, ऐसे 2-4 बच्चे हैं। एक तो जब हम मिले थे उस दिन वो 12 दिन का था, जब ये लोग निकले तब तो वो 4-5 दिन का ही छोटा बच्चा था। उसके साथ साथ वहाँ पे एक 1.5-2 महीने का भी बच्चा मिला, और भी छोटे छोटे 1 साल के पहले से और भी बहुत बच्चे थे। सरकार ने उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी रहने की, उनकी खाने की, उनकी पीने की। आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी पूरे मामले जो कुछ भी आपने देखा? हम उस विषय में सबके साथ बात कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी हमने बात करी है। हम उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, फिर से उनको खड़ा करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। उस तरीके से हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। सवाल है, आपके विजिट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया। जो रूलिंग पार्टी है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में उनकी तरफ से कहा गया कि कमीशन मणिपुर और यूपी नहीं जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जब भी थोड़ा सा कुछ होता है तो एक पॉलिटिकल असाइनमेंट के तहत यहाँ पर आते हैं और बदनाम करते हैं वेस्ट बंगाल को। मैं उन सभी को पहले ये उत्तर देना चाहती हूँ कि आप कमीशन को देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी वो कितनी है और मणिपुर में भी वो कितनी है। एक बार अभ्यास करके आइए। और दूसरी बात मैं ये भी बोलती हूँ कि इस विषय पे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हमें इस विषय पे हमारी जो दर्द में जो महिला और परिवार है उनके साथ खड़ा रहना है। लोग भी जो बात करते हैं वो भी वही करे, राजनीति न करे। वो उनके समर्थन में वहां पे जाए, मिले उनको, वो गए हैं वहां पे, उन्होंने बात करी है, वो जरूर। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।